Hello, class 10th. So, the chapter starts over here. The first point of the chapter is the French Revolution and the idea of the nation. आई थिंक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप क्लास 9th में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। आपको याद होगा वहाँ पर लुइस 16 थे जो एक एरिस्टोक्रेटिक रूल फ्रांस में चला रहे थे, है ना। और पूरा स्टेट जो कंट्री है या जो एक एम्पायर था वो पूरा का पूरा 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, राइट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट मीन्स द ऑल किंग्स फैमिली मेम्बर्स, द एरिस्टोक्रेट्स, राइट, जिनकी ऑटोक्रेसी चलती थी। और सेकंड स्टेट में नॉबल्स, चर्च मेंबर्स या चर्च पोप्स या चर्च जो वर्कर्स थे या चर्च रिलेटेड मेंबर्स जो भी थे वो सेकंड स्टेज में थे। थर्ड स्टेज में ऑल द वर्किंग क्लास वाज देयर। थर्ड स्टेट थी जिसने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, राइट, याद है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से ही जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो 1789, आपको बहुत आसान सी एक ईयर है 1789 जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, है ना, मेनली। तो एब्सोल्यूट मोनार्की रूल को हटाकर एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आया था, ठीक है, जिसके बाद से ही आइडिया ऑफ नेशन स्टार्ट हुआ कि वी जस्ट क्रिएटेड फ्रांस एम्पायर और फ्रांस लैंड, वी कन्वर्ट इट इनटू अ नेशन, राइट। तो नेशन क्या होता है पहले ये जानना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप अपनी कंट्री को देखते हैं, भारत एक नेशन है, एक राष्ट्र है। यहाँ पर आप किन रूल्स को, किन फ्रीडम्स को, किन राइट्स को, किन ड्यूटीज़ को और किस प्राइड को फील करते हैं अपनी कंट्री कहते हुए, भारत इज़ माय कंट्री और आई एम अ भारतीय, राइट। तो यही फीलिंग जो है वो उस टाइम पर फ्रांस में आ रही थी। वो एक जो फीलिंग आचार्य चाणक्य ने उस टाइम पे जगाई थी कि ये जो पूरा अखंड भारत है उसको बनाए रखना है, कोई भी बाहर से यहाँ पर नहीं आ सकता, है ना। उस टाइम में उन्होंने जो अलेक्जेंडर आर्मी थी उसको काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल करने में चंद्रगुप्त का और राजा पुरु का बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उनके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो एप्लीकेबल रहे। तो उस टाइम पर कोई भी बाहर से हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर पाया था, है ना। तो हम एक राष्ट्र बन ही रहे थे, चाहे वो एक किंग के अंडर में हो, लेकिन फिर भी एक जो है फ्रीडम उस लेवल पे थी, राइट। मगर गवर्नमेंट तब भी डायनेस्टिक ही चलती थी, है ना। वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो पब्लिक नहीं थे, ठीक। तो नेशन जो एक एनसीईआरटी बुक देती है जिसने एक कोट किया है, यहाँ पर आपने पीछे देखा होगा, अगर आप वापस चलें तो रैनन एक लेक्चरर हैं, ठीक है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन में 1882 में एक फ्रेंच में एक डिस्क्रिप्शन दिया है जिसको नेशन कहा उन्होंने, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज़ द वे अ नेशन इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड्योर्स sacrifice and devotion, a heroic past, great man, glory, that is social capital upon which one bases a national idea, to have common glories in the past, जिन सारे लोगों की कॉमन ग्लोरी हो, जो एक ही जगह पर रहते हों, ठीक है। टू हैव अ कॉमन विल, उनके पास एक कॉमन विल हो, एक इच्छा हो इन द प्रेजेंट उसे बनाए रखने की, राइट। टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, जो आगे भी अच्छे से इन डीड्स को करते रहेंगे साथ में मिलकर। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, वो उन लोगों की बात हो रही है जो उस एरिया में रह रहे हैं, राइट। तो दीज आर द असेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल,
मीन्स उस जनता पहले बनेगी ना, उसके बाद ही तो राष्ट्र बनेगा। पहले तो पीपल होने चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम भी अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ तो उसमें सबसे पहली लाइन जो लिखते हैं, वी द पीपल ऑफ नेशन, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ भारत। तो पहले लोग, तो ये सभी एक्टिविटीज़ करने वाले वो सारे लोग जो एसेंशियल कंडीशंस पे बने। अ नेशन इज़ देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडिटी, ठीक है, एक बहुत बड़े समूह का क्या कहिए, कलेक्शन ऑफ पीपल, अ कॉमन इंटरेस्ट मीन्स दे हैव, so if they collected, so it means the area of a common people is called the nation. The common glory they had in the past, the promising deeds in the future, and they are performing well to upgrade their lives in a present day. सो दिस इज़ कॉल्ड नेशन। वो टेरिटरी जो है, एक बाउंड्री लाइन, वो एक नेशन तैयार हो जाता है उसके लोग जब इस तरह से होते हैं, ठीक है। बाउंड्री तो हम अपने उसमें अपने उस टाइम पे भी पावर के अकॉर्डेंस पे बनती थी, और पावर के अकॉर्डेंस पे ही बाउंड्रीज बनी हैं कि इतना एरिया हमारा हो गया, राइट, हमें हमारे लोग यहाँ तक रहते हैं, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो रैनन काफ़ी हद तक राष्ट्र और नेशन की डेफिनेशन लिखने और उसे कहने में काफ़ी हद तक पॉसिबल हुए हैं, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन है आगे भी, वो आपको थोड़ा और अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोर्ड किया है एक वर्ड को, ये है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट 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 होता है, आप जब कहते हैं कॉमन इंटरेस्टेड ग्रुप, ठीक है, जन समूह जो है उसका, या जनसत्ता जो है, या जन समूह ही कह दीजिए, कॉमन पीपल का ग्रुप जो है, टुगेदरिंग है उनकी, वो कॉमन इंटरेस्ट पे होती है, तब उसको कहा जाता है। तो वही जो है वो क्या है, नेशन कहा जाता है, राइट। तो ये नेशन का डेफिनेशन, यही जो है, यही कॉन्सेप्ट फ्रांस में भी एप्लीकेबल हुआ। फ्रांस में ही होना था उस टाइम पे, फ्रांस ही एक्टिविस्ट बन रहा था यूरोप में, जिसने ज़्यादातर एरिया को अपने आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस कर दिया था। रिवॉल्यूशनरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर दिया, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर किया। जैसे कि यहाँ पर एनसीईआरटी क्लाइन लिखता है कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। बहुत सारे ऐसे मेजर्स और प्रैक्टिसेस उन्होंने बना दिए थे जिससे कि जितने भी लोग फ्रांस में रहते हैं उनकी एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाए। कलेक्टिव आइडेंटिटी, वी ऑल आर भारतीय फर्स्ट, राइट, वी ऑल आर भारतीय फर्स्ट। तो ऐसे ही फ्रांस अपने आप को देख रहा था कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जब नेशन मतलब बनती है तभी एक नेशन खड़ा होता है, राइट। और फिर उसके बाद जो आइडियाज़ उन्होंने फादरलैंड को दिए, जैसे इंडिया ने, भारत ने लगातार शुरू से ही, बहुत सनातन समय से ही हमने यहाँ इस धरती को माँ कहा है, भारत माता हम बोलते आए हैं, है ना। ये रिवॉल्यूशन जब इंडिया में हुआ तो इसको भी सेंस को यूज़ किया गया। बहुत टाइम से हम भूमि को अपनी माता कहते आए हैं कि यही हमारा पालन पोषण कर रही है और यही है। तो यहाँ पर फ्रांस ने उसे फादरलैंड कह दिया है, ठीक है। सिटीज़न जो वर्ड आए हैं सिट्रोजन से, वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको सिटीज़न लिया गया है इंग्लिश में, वो भी इसी एक आइडिया से निकले, राइट। तो अ न्यू फ्रेंच फ्लैग डिज़ाइन किया गया, ट्राई कलर फ्लैग था उनका, एक फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड्स में। ईस्टर्न स्टेट्स में इलेक्शंस भी हुए, स्टेट जनरल बनाया था ना उन्होंने, ठीक है। उसमें एक्टिव सिटीजन्स, आपको याद होगा, पैसिव सिटीजन्स बनाए थे। उसमें एज के अकॉर्डेंस पे फीमेल्स को बाहर रखा था, फिर फीमेल्स ने रिवॉल्यूशन किया, फिर उनको भी एक्टिव सिटीज़न की तरह से ट्रीट किया जाने लगा।
टैक्सेस के बेसिस पर सिटीजन्स डिसाइड होते थे उस टाइम पर फ्रांस में। तो ये सब जो हैं क्या था, जर्नल स्टेट में, ये जो स्टेट्स जर्नल लिखा गया उसके अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था, राइट। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन द प्लेस एंड इट इज़ फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इट्स टेरिटरी, राइट। यूनिफॉर्म लॉज उसके सिटीजन्स के लिए बना दिए गए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबोलिस्ड, इंटरनल कस्टम या ड्यूटीज़ जितनी भी लगती थी उनको हटा दिया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड, मतलब तोलने नापने के लिए भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम पूरी कंट्री में अडॉप्ट हो गया, और जिसका फ़ायदा बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनको हुआ, है ना। और यही यूरोप में भी बहुत ज़्यादा इस्टेबल किया फ्रांस ने। तो यूरोप में पूरी जगह पर एक ही जैसा कस्टम हो गया था, वो नेपोलियन ने किया था वैसे आगे जाके, ठीक है, उसकी बात अभी आगे करेंगे। नेक्स्ट में जो अब फ्रांस बन रहा है धीरे धीरे, अब जब क्योंकि इतने सब कुछ हो रहा है तो उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो क्रॉस भी होंगी। तो रिवॉल्यूशनरीज जो फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज मिशन एंड द डायनेस्टी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। मीन्स जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं तो फ्रांस ने ये मानना शुरू कर दिया कि हमारी ड्यूटी है कि हम यूरोप के बाकी देशों को भी इन्हीं थॉट्स और आइडियाज़ से इंट्रोड्यूस कराएं, और उनको भी फ्रीडम और एक नेशन होने की ज़रूरत है और उनको भी हो जाना चाहिए। इसलिए ही बहुत सारे मिडिल क्लास ग्रुप अदर जो दूसरे और स्टेट्स थे, दूसरे और जो एम्पायर्स थे, वहाँ पे जैकोबिन क्लब्स बने, और लगातार इनका जो इन्फ्लुएंस है फ्रांस आर्मी का वो लगातार बढ़ते बढ़ते हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली तक पहुँच गया, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी वॉर्स में ने काफ़ी हद तक इसको जो है फ्रांस आर्मी को बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, नेशनलिज्म का आइडिया को बाहर तक ले जाने के लिए कोशिश की, ठीक है। अब एक मैप एनसीईआरटी देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप की हालत उस समय। जो एम्पायर्स में जो सिर्फ नाम आ रहा है वो ऑटोमन एम्पायर है, टूटा हुआ थोड़ा सा, एक ऑस्ट्रियन एम्पायर है ये, और रशियन एम्पायर। बाकी ये जितनी छोटी कंट्रीज़ आप देख रहे हैं जिनका नाम इंडिविजुअली लिखा गया है, तो ये धीरे धीरे नेशन बनने में शुरुआत हो गई थी, जिसमें फ्रांस नंबर 1 पे आता है। फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ऊपर बना, फिर इधर स्पेन, पोर्टुगल्स एंड मोरक्को, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, ये नीचे अफ्रीका आ जाता है। ऊपर वाला जो मेडिटेरेनियन सी से ऊपर वाला एरिया है ये पूरा क्या है, यूरोप में आता है। और रशिया में, ये रशिया इधर से कट जाता है जो बाकी एशिया में चला जाता है। रशियन एम्पायर था, पोलैंड उस समय रशियन एम्पायर में ही था, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा मैप पे सब कुछ अच्छे से, ठीक। आप अपनी बुक साथ में रख के बैठ सकते हैं, उसको साथ में आप टिक करते चले जाइए किस कंट्री का लोकेशन क्या रहेगा, ठीक है, क्या है। क्योंकि मैप में कई बार जो है वर्ड मैप भी दिया जाता है बोर्ड में, या फिर डायरेक्टली जो फ्रेंच कंट्री है उसका ही मैप दे दिया जाता है फ्रांस का, और उसको फिल करने के लिए उसके पावर्स को या उन एम्पायर्स को शो करने के लिए दे दिया जाता है। तो जस्ट कैरी इट आउट, ओके। अब ये सब कुछ हो गया है, लेकिन एक बार और थोड़ा सा एक्सीडेंट फ्रांस के साथ हुआ, और नेपोलियन नाम का एक पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, जिसने फिर से एक मोनार्की जो है वो फ्रांस में को अडॉप्ट करवा दी, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव वे में की थी। डेमोक्रेसी तो ठीक है ख़त्म कर दी नेपोलियन ने, अब वो गवर्नमेंट जो स्टेट जनरल में बनाई गई थी वो अब फिनिश हो गई हैं। नेपोलियन अपने रूल पर चल रहा है, ठीक है। और काफ़ी उसने बहुत ज़्यादा यूरोप के एरियाज़ में वॉर किए और उनको जीतने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की, और काफ़ी वो कामयाब भी रहा। और फ्रांस के लिए भी ऐसा नहीं है उसने डेमोक्रेसी हटा दी है, लेकिन फ्रांस के लिए काफ़ी जो बेनिफिशियरी कोर्ट्स नेपोलियन ने स्टार्ट किए थे वो आप लाइन टू लाइन देखते चले जाइए, जिससे कि यहीं से आप नेपोलियन के अगर पॉजिटिव थॉट्स या कोड ऑफ कंडक्ट लिखने को आता है 3 मार्क्स में, तो आप वहाँ पर ये लिखते हैं, ठीक है। देखिए, नेपोलियन हैड
no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. सारे सिस्टम को रेशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए उसने रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया, राइट। द सिविल कोड ऑफ 1804, जो 1804 में सिविल कोड बनाया था उसने, यूजुअली नोन एज नेपोलिक कोड कहते हैं उसको, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, राइट। नेपोलिक कोड जो है क्या है, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जितने भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जन्म से अधिकार मान लिए गए थे ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वो उसने हटा दिए, ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं होगा। इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं, ये सब उसने फ्रांस में अडॉप्ट करा दिया था, ठीक है। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के राइट्स भी सिक्योर कर दिए थे। उससे पहले फ्रांस में क्या था कि जब लुइस 16 का एम्पायर चल रहा था तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो चर्च के नाम पे होती थी या फिर जो है वो राजा के नाम पे, मतलब किंग के नाम पे होती थी, ठीक है। जितने भी लेबर हैं या जो आर्टिसंस हैं या फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उन सभी को लीज पे दिया जाता था, उसके बाद वो काम करते थे उस पर, राइट। यहाँ पर प्रॉपर्टी का कंट्रोल जो है वो पब्लिक के हाथ में चला गया है, ठीक है। ये स्टेट जनरल ने भी किया था, नेपोलियन ने उसको बरकरार रखा, उसे तोड़ा नहीं, ठीक है। मतलब काफ़ी रूल्स जो थे वो उसने वैसे ही रखे, लेकिन डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी कि रूल एंड ऑर्डर एक ही होना चाहिए, उसने ये कहा ऐसा करके, ठीक है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रेन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, ठीक है। फ्रेंच कंट्रोल में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ, मीन्स इस कोड को बहुत सारे और कंट्रीज़ या और एम्पायर्स ने भी माना कि हमें भी अपनी कंट्रीज़ में ये फॉर्मुलेशन करना चाहिए। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। क्या किया नेपोलियन ने, जो फेडरल सिस्टम चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया, पीजेंट्स को सर्फडम से मुक्ति दिला दी, मतलब कि उन्हें कोई ज़िम्मेदारी नहीं भरनी है, मैनोरियल ड्यूज़ जो ज़िम्मेदारी के वो होते हैं उनके ऊपर जो एक तरीके से लगान चलता रहता है, ठीक है, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसने। इन द टाउन्स ट्रू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस जो टाउन्स में बने हुए थे जिसमें टैक्सेस देने पड़ते थे वो भी ख़त्म करवा दिए। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा दिया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, वो सभी जो है एक नई फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे। वो बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो गुड्स बनाते हैं उनको इस यूनिफॉर्म लॉज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि वेट और मेज़र्स जितने ज़्यादा कॉमन होंगे और कॉमन नेशनल करेंसी होगी, सबसे बड़ी चीज़ कॉमन नेशनल करेंसी होना, ठीक है। इसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेसेस को और यहाँ से फ्रांस से दूसरी कंट्रीज़ में बिजनेस को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। तो ये भी नेपोलियन की देन थी, ठीक है। उसने ये किया, बिजनेस को काफ़ी हद तक वहाँ एक्सपेंड करने की कोशिश की, ठीक है। तो लेकिन ये लंबे समय तक चल नहीं सकती कोई भी चीज़, सब कुछ जो है वो चेंज होता रहता है, और वो ही नेपोलियन के साथ भी हुआ, ठीक है। जैसे उसने काफ़ी हद तक हॉलैंड में, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड में, एज वेल एज इन द सर्टन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल, मेज, मिलान, वार्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बनिंग्स ऑफ लिबर्टी। मीन्स उन्हें एक तरीके से स्वागत होता था कि आप हमें लिबर्टी देने आए हो। अगर फ्रांस आर्मी किसी के साथ है, इसका मतलब वो कंट्री जो है अपने आप को फ्री समझ सकती है, क्यों, किससे, जो उनके यहाँ रूल कर रहा हो उससे। आगे समझ में। बट द इनिशियल एंथुसिज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, एकदम से सब कुछ बदला। इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स नेपोलियन ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट में कहे वो अच्छे थे, फ़ायदेमंद थे कंट्री के लिए, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम छीन रहे थे, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहे हैं वो,
पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है क्योंकि आपके पास डेमोक्रेसी नहीं है। आपको पॉलिटिकल व्यूअर होने, आपको पॉलिटिकल एडवाइज़र होने, आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट होने का राइट नहीं है। नेपोलियन होल सोल पावर है तो वही रहेंगे, मतलब कि डिक्टेटर कह सकते हैं आप, राइट। तो ये सारे फ़ायदे तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली है। टैक्सेस इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा उन्होंने बिजनेसेस इंक्रीज़ किए तो टैक्सेस भी इंक्रीज़ होने थे। सेंसरशिप बन गई है, फोर्स्ड conscriptions into the फ्रेंच आर्मी इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप बाकी एरिया के जीतने के लिए फ्रांस आर्मी ने बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए हैं, ठीक है, और खर्चे भी किए हैं और फोर्सफुली उनके अंदर एंट्री दी जा रही है। मीन्स जो है वहाँ पर रहने वाले लोगों को कि आप आर्मी ज्वाइन कीजिए, फोर्सफुली सिलेक्शंस उनके हो रहे हैं, जिससे कि पब्लिक में एक तरीके से सेटिस्फैक्शन कंप्लीटली नेपोलियन के लिए नहीं रह गया है, राइट। ये फिर से चेंज हो जाएगा। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हुए हैं उनसे फ़ायदे तो हुए हैं, लेकिन जो है वो जो पावर है वो नेपोलियन के हाथ में सेंट्रलाइज्ड होती हुई दिखाई दे रही है, पब्लिक के हाथ में नहीं है, जिसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होने का मतलब कि आप जो हैं वो पार्टिसिपेशन पॉलिटिकली किसी चीज़ में नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये केस था नेशन के बनने और उसके थोड़ा सा डिस्टर्ब होने का, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद किस तरह से नेशन बना और उसके बाद फिर डिस्टर्बेंसेस आए, स्टेट जनरल पहले लुइस थे, फिर उसके बाद स्टेट जनरल बना, स्टेट जनरल में भी बहुत सारे चेंजेस आए, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। फिर उसके बाद नेपोलियन आ गए, नेपोलियन ने काफ़ी हद तक चेंज किया अपने फ्रांस को और काफ़ी हद तक डेवलप करने की कोशिश लगातार की, लेकिन फिर भी एक एज है हर चीज़ की, एक पावर की एक एज है, एक सर्किल पूरा होता है, आगे दूसरा सर्किल शुरू हो जाता है, ये कंटिन्यूटी है, नेचुरल है। तो जैसे नेपोलियन इफ़ेक्टिव तरीके से आए थे वैसे ही इफ़ेक्टिव तरीके से चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेक्शन। एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें नेपोलियन को एक पोस्टमैन शो किया गया है, ठीक है। वॉर में बहुत बड़ा लॉस हो गया है लाइपजिग की, राइट। लाइपजिग में वॉर हुआ, उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वाटरलू में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, ठीक है। एक जीत भी लिया, हार भी गए, बहुत ज़्यादा जो है वो एम्बिशन जो है वो टकराता है तो नुकसान भी होता है और फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टमैन के तरह से दिखाया जा रहा है, वापस फ्रांस लौट रहे हैं नेपोलियन और उनके बैग में रखे हुए जो लेटर्स हैं वो निकलते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। और इन लेटर्स पे अगर आप जूम करके देखेंगे, अपनी बुक में देखिएगा, तो उन जगह के नाम लिखे हैं जो नेपोलियन जीत नहीं पाए थे और काफ़ी बड़े नुकसान के साथ वापस फ्रांस लौट आए हैं, ठीक है। तो ये है नेशन का आइडिया क्या है। आपने एक ही क्वेश्चन तैयार हो गया, नेपोलियन जो नेशन आइडिया, एक तो व्हाट इज़ नेशन, फ्रांस ने नेशन को किस तरह से देखा, ठीक है। रेनिन ने क्या एडवाइस किया था, फ्रांस ने किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया एक नेशन बनाने के लिए, कैसा फ्लैग बनाया, कैसे जो है उसने सॉन्ग बनाए अपने, कैसे हिम्स उनके का जो है वो रिसाइटेड हुए। फिर उसके बाद स्टेट जनरल ने और इम्प्रूवमेंट्स किए, फिर नेपोलियन ने किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स किए, कौन कौन से रूल्स उसने लगा दिए, मेजर जो वेट्स हैं उनके किस तरह से यूनिफॉर्मिटी लाई गई, कॉमन करेंसी लाई गई, ये सारी चीज़ें नेपोलियन के लिए। तो नेपोलियन पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ से उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों तरीके से उठा सकते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स इस लास्ट पैराग्राफ में जो अभी हमने पढ़ा और मेरिट्स ऊपर वाले पैराग्राफ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। कोई डाउट है आपको तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक कंटिन्यू पहुंचते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।